गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले हमने एक मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें 4 लेक्चर हमने पहले कवर कर चुके हैं। अब एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें हम इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। इतनी ब्रीफ में करेंगे जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट होगा, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम को दो। ऑल थिंग्स को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अगर डीप की ज़रूरत होगी तो डीप और वैसे ज़रूरत होगी तो वैसे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले ना हम थोड़ा सा जो चार्टर वगैरह आए थे ब्रिटिश के टाइम में, जो चार्टर देते ब्रिटिशर्स ने, जैसे कि किस तरह से पार्लियामेंट की फॉर्मेशन हुई, 1853 में चार्टर आया, उनकी लीगेसी कैसे रही चार्टर की, फिर उन एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 आया, जो अपने आप में एक बहुत ह्यूज था। 21 सेक्शन थे, आई थिंक 10 शेड्यूल थे उसमें। इतना वास्ट था वो कि हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मोर देन 50% हमने वहीं से लिया हुआ है। लेकिन वो जितने भी चार्टर हैं, जितने भी वहाँ के एक्ट्स वगैरह हैं, वो सारे मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। इसमें हम शुरुआत करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, ये शुरुआत कहाँ से आई? सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कहा कि एक जो इंडिया है, इंडिया का अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे, उन पर्सन का नाम है एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय जी ने 1934 में कहा एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो जो इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। ठीक, इन्हीं की बातों को एक्सटेंड करते हुए 1935 में आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज फॉर्म्ड इन 1885 में। ठीक, फर्स्ट प्रेसिडेंट को बताना है आपको। ठीक, इसने ऑफिशियली डिमांड करा। सबसे पहले जो पर्सन थे जिनका नाम था एम एन रॉय, उन्होंने डिमांड की कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडिपेंडेंट, जो मतलब इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड करा 1935 में कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। ठीक है, ये डिमांड करी, ऑफिशियली करी किसने? आईएनसी ने 1935 में। आगे बढ़ के फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी इन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो फ्री इंडिया होनी चाहिए, एक फ्री इंडिया के अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, देखना कैसे चेंज होता है। इन्होंने कहा कि एक फ्री इंडिया होना चाहिए जिसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और जिसमें बाहर मतलब किसी भी आउटसाइड का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, दो बातें कही कि आउटसाइड का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि आज हम देखते हैं तो 18+ जितने भी जो पर्सन्स होते हैं उनको इस बात का अधिकार होता है कि वो अपने वोट डाल सकते हैं। यहाँ पे पर्पस ये था कि जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए, उसके जो मेंबर्स होने चाहिए, उनको जो इलेक्ट करें वो एक जनता इलेक्ट करनी चाहिए उनको। ठीक, अडल्ट फ्रेंचाइज बेसिस पे इलेक्ट करें जाए इसके मेंबर्स को, ये इनका पर्पस था यहाँ पे। ठीक है, ब्रिटिश ने जो फर्स्ट टाइम प्रपोजल को एक्सेप्ट करा दैट वाज इन टर्म्स ऑफ अगस्त ऑफर 1940। कैसे चीज़ें चेंज होंगी देखेंगे। अगस्त ऑफर आया, उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आएगा, फिर उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। इनके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो पहली बार जो ब्रिटिश ने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करा वो इन टर्म्स ऑफ अगस्त ऑफर था। उसके बाद फिर ब्रिटिश ने जब हमने उसको रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर को, तो उसके बाद सामने से फिर क्रिप्स प्रपोजल आया। अच्छा, जितने भी क्रिप्स प्रपोजल वगैरह जितनी भी चीज़ें आएंगी, इनके पीछे ना पीछे कोई ना कोई कहानी है, कुछ ना कुछ इवेंट्स होता था जिसकी वजह से कोई चार्टर आता था, कोई एक्ट आता था, लेकिन इसको हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो क्रिप्स प्रपोजल आया 1942 में, लेकिन इसको रिजेक्ट करा, आईएनसी ने भी रिजेक्ट करा इसको और मुस्लिम लीग ने भी। ठीक है, क्रिप्स प्रपोजल को दोनों ने लोगों ने रिजेक्ट करा, आईएनसी ने, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, दोनों का अपने एक इशू है। आईएनसी ने इसलिए रिजेक्ट करा क्योंकि उसने डोमिनियन स्टेटस दिया था, जबकि हमें पता है लाहौर सेशन 1929 के बाद हम डायरेक्टली डिमांड कर रहे थे, हम पूर्ण स्वराज की कर रहे थे कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन इस क्रिप्स प्रपोजल ने हमें ऑफर करा था डोमिनियन स्टेटस को। मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको बाइकआउट करा क्योंकि वो चाहते थे कि 2 स्टेट थ्योरी होनी चाहिए, यानी कि जो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्मेशन हो वो एक मतलब एक पाकिस्तान के लिए बननी चाहिए और एक इंडिया के लिए बननी चाहिए, यानी 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए और जो इंडिया है वो 2 भागों में डिवाइड होना चाहिए, यानी 2 नेशन थ्योरी की उन्होंने बात करी। और इसमें इस प्रपोजल में इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा गया, इसलिए उन्होंने इसको रिजेक्ट करा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पूरा जो कह सकते हो खाका कह सकते हो, जो फ्रेमवर्क जो तैयार हुआ वो आया किससे? कैबिनेट मिशन प्लान से, 1946 में आता है। और लेकिन जो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि एक 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए, लेकिन इस प्रपोजल को भी इसने रिजेक्ट कर दिया, नहीं माना उसको। ठीक, अब हम देखेंगे जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसमें क्या क्या प्रोविजन थे। सबसे पहले हम बात डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रेंथ को। ठीक, अगर हम टोटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तो 389 मेंबर थे। सीए यहाँ पे सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं समझना है इसको।
ठीक है, 389 मेंबर्स थे, टोटल स्ट्रेंथ है इसकी, जिसमें से 292 सीट जो एलोकेट करी जाएंगी वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी। ब्रिटिश राज्य में क्या आता है, 11 जो गवर्नर प्रोविंसेस है जिस पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट थे जिस पे ब्रिटिशर डोमिनेट करते थे, यानी कि ब्रिटिशर को पैरामाउंट्स मानते थे कि तुम सुपेरियर हो, हम तुम्हारे ही राज्य में अपना मतलब जो भी है चला रहे हैं, अपना राजपाट चला रहे हैं, यानी वो भी डायरेक्टली सबॉर्डिनेट थे इनके, ब्रिटिशर के। बाकी जो 11 गवर्नर प्रोविंसेस थी उन पर डायरेक्टली इनका था। ठीक है, तो मैंने कहा 292 सीट अलोकेटेड करी गई गवर्नर प्रोविंसेस को। 4 सीट ये जाएंगी 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती थी उस समय। कौन कौन सी है, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इन टर्म्स इसको ABCD के नाम से भी याद कर सकते हो। ठीक, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी। ठीक, जिसमें से 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट को जाएंगी, और जो सीट जो अलॉट करी जाएंगी दैट वाज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, यानी कि 1 मिलियन की पॉपुलेशन पे कितनी एक सीट दी जाएगी। ठीक है, यानी 1 मिलियन की पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट करी जाएगी। इसका ये एक प्रोविज़न ये भी था। दूसरी इसमें बात करें तो जो सीट थी, ठीक, यहाँ पे सीट 2 भागों में डिवाइड थी। ठीक है, एक तो थे 3 थे एक्चुअली, मुस्लिम, सिख और रेस्ट ऑफ जितने भी पीपल हैं उनको जनरल कंसिडर करा जाए। यानी सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सिर्फ 3 ही ग्रुप में हुआ, मुस्लिम्स को दी गई, सिख्स को दी गई और रेस्ट ऑफ पीपल में सारी कम्युनिटीज, सारे रिलीजन सब कुछ इसके अंदर आ गए। यानी 2 रिलीजन के छोड़ के जितने भी लोग हैं सब जनरल कंसिडर करे जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा, जब जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड करी थी कि जो असेंबली होनी चाहिए वो दैट शुड बी बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव मेंबर थे, ठीक है, यानी प्रोविंस से मतलब स्टेट, यानी जो स्टेट के जो मेंबर थे, जिस भी कम्युनिटी के मेंबर स्टेट के में होंगे, जो स्टेट असेंबली के अंदर, प्रोविंसेस असेंबली के अंदर जिस भी कम्युनिटी के मेंबर होंगे वो इलेक्ट करेंगे मेंबर उस कम्युनिटी के लिए। कहाँ पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जो एक प्रोविंसेस है, ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी के लिए मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। कहाँ, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। इसका ये मतलब है। एक और उदाहरण तो समझ सकते हो, जैसे कि आज हम बात करते हैं जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है, ठीक, जैसे मान लो जो जैसे मेंबर ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करा जाता है वैसे होता था उस टाइम, लेकिन वहाँ पे पर्पस ये था कि उस कम्युनिटी के मेंबर अपनी कम्युनिटी के मेंबर को इलेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए, ये था वहाँ पे। ठीक है, और बाकी वही सिस्टम वही है, मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वही जैसे कि आज इलेक्शन हमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिर्फ राज्यसभा नॉट लोकसभा, उनके लिए जिस तरह से इलेक्शन का प्रोविजन था वैसे होता था। इसी को कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, और उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर 93 सीट जो उनको दी गई थी, वहाँ से क्या था, जो प्रिंसली स्टेट के जो हेड होंगे, ठीक है, वो नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे मान लो एक किंग है, उसकी प्रिंसली स्टेट है, वो राजा है, वो अपने वहाँ के मेंबर जिसको चाहे उसको यहाँ से नॉमिनेट कर सकता है। अभी हम पहले बात कर रहे थे जो असेंबली होनी चाहिए दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। पार्टली इलेक्टेड थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी। यानी हमने कहा जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, डायरेक्ट इलेक्शन वो भी नहीं था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी और नॉमिनेटेड थी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी और नॉमिनेटेड थी। ठीक, जितने भी उसमें के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे लगभग सभी के सभी पार्ट थे इसके असेंबली के, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं थे इसके पार्ट। ठीक, अब हम वर्किंग की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ठीक, शुरुआत कैसे देखते हैं। जो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी, ये डेट मैंने इसलिए यहाँ पे एक्चुअली अगर UPSC के लिए जाते हो तो कभी भी क्वेश्चन में ये डेट वगैरह नहीं पूछी जाती है, लेकिन मैंने इसलिए कवर करा है कि ताकि SSC PCS वगैरह जहाँ पे भी दें वहाँ पे ये लेक्चर काफ़ी हेल्प करे। ठीक है, जिसकी फर्स्ट मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेट है एक्चुअली 9 दिसंबर 1946 में हुई। मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट करा। मुस्लिम लीग ने क्यों बाइकआउट करा, क्योंकि हमेशा से वो इंसिस्ट करती थी सेपरेट स्टेट दैट इज़ पाकिस्तान। वो चाहते थे मुझे हमें पाकिस्तान मिलना चाहिए, लेकिन हमें पता है कैबिनेट मिशन था उसने साफ सा मना कर दिया था कि जो एक ही मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी पाकिस्तान को साफली उसने रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उन्होंने उसको बाइकआउट करा। ठीक, इनके बाइकआउट करने की वजह से जो मेंबर की स्ट्रेंथ थी वो डिक्लाइन हो गई। अब स्ट्रेंथ थी सिर्फ 211 मेंबर्स की। उस समय के जो ओल्डेस्ट मेंबर थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको एक परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। एक्चुअली जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको एक दो लेक्चर में और कवर होगी है। ठीक, तो पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा फर्स्ट प्रेसिडेंट, लेकिन टेम्परेरी थे। लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी 2 इसके वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 वाइस प्रेसिडेंट थे इसके। फिलहाल आज इतने ही।
इसके आगे ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कंटिन्यू करेंगे, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी चीज़ें बाकी हैं। थैंक यू सो मच।